नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं अंशिता श्रीवास्तव। इस बुलेटिन में आज बात होगी मंत्रिमंडल विस्तार से पहले गुजरात बीजेपी में छिड़े घमासान की, सिंघू बॉर्डर पर बैठे किसानों को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले की। जानेंगे राहुल गांधी ने बीजेपी को क्यों कहा हिंदू विरोधी, क्यों भिड़े राकेश टिकैत और ओवैसी, और बात करेंगे तमिलनाडु एनडीए में पड़ती फूट की। और बुलेटिन के आखिर में बात टेलीकॉम सेक्टर पर सरकार के बड़े ऐलान की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। 2023 की शुरुआत तक अंतरिक्ष में भेजा जा सकता है गगनयान। कोरोना की वजह से मिशन गगनयान में हो रही है देरी। 2022 तक पूरा होना था मिशन, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने दी जानकारी। आंदोलनरत किसानों की मांगों को अपने घोषणा पत्र में शामिल करेगी एसपी-आरएलडी गठबंधन। एसपी-आरएलडी के बीच जल्दी ही सीटों को लेकर हो सकता है ऐलान। मध्य प्रदेश में थावरचंद गहलोत के जाने से खाली हुई राज्यसभा सीट पर कांग्रेस नहीं उतारेगी कोई भी उम्मीदवार। कांग्रेस के फैसले से बीजेपी में बढ़ी हलचल। 4 अक्टूबर को मध्य प्रदेश सहित देश भर में खाली पड़ी राज्यसभा सीटों पर होने हैं चुनाव। शेयर बाजार में आई तेजी, 476 अंकों की तेजी के साथ 58,723 पर पहुंचा सेंसेक्स। निफ्टी में आई 139 अंकों की तेजी, 17,519 पर पहुंचा निफ्टी। सुर्खियों के बाद अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। गुजरात में नए मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण के बाद से ही बीजेपी में बगावत के सुर सुनाई दे रहे हैं। जहां एक तरफ सीएम ना बनाए जाने के बाद नितिन पटेल खासे नाराज हैं, तो वहीं अब कैबिनेट में फेरबदल को लेकर भी बवाल खड़ा हो गया है। और ये विरोध इस कदर बढ़ा कि नेता पूर्व सीएम विजय रूपाणी के आवास तक जा पहुंचे। तो क्या हुआ घमासान का असर, देखिए इस रिपोर्ट में। गुजरात विधानसभा चुनाव से पहले सीएम का चेहरा बदलकर बीजेपी सोच रही थी कि सियासी राह आसान हो जाएगी, लेकिन जैसे ही बीजेपी ने फेरबदल किया वैसे ही पार्टी में बवाल मच गया और अब कैबिनेट विस्तार को लेकर भी तकरार तेज हो गई है, जिसके चलते बुधवार को होने वाला नए मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण भी टाल दिया गया है। दरअसल आज नए सीएम भूपेंद्र पटेल के मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण होना था। नई कैबिनेट में 21 से 22 विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाई जानी थी। भूपेंद्र पटेल ने संकेत दिए थे कि मंत्रिमंडल में नए चेहरों को प्राथमिकता दी जाएगी और महिलाओं की संख्या भी बढ़ाई जा सकती है। ऐसे में कई पुराने और दिग्गज नेताओं की कैबिनेट से छुट्टी भी होगी। भूपेंद्र पटेल करीब 90% मंत्रियों को बदलना चाहते हैं, क्योंकि जातीय समीकरण को बिठाने के साथ साफ सुथरी छवि के नेताओं को मंत्रिमंडल में खास तवज्जो दिए जाने की रणनीति है। बीजेपी के इसी प्लान को लेकर दिग्गज नेता नितिन पटेल, भूपेंद्र सिंह चुडासमा, आरसी फाल्दू और कौशिक पटेल के सियासी भविष्य को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। भूपेंद्र पटेल के सीएम बनने से डिप्टी सीएम नितिन पटेल की कुर्सी मुश्किल में फंस गई है, क्योंकि भूपेंद्र पटेल और नितिन पटेल दोनों पाटीदार समुदाय से हैं। सीएम और डिप्टी सीएम दोनों ही पद एक ही समाज को देने की संभावना कम है। अब इन अटकलों को लेकर विवाद शुरू हो गया है। मंत्री पद जाने के डर के बीच कुछ बीजेपी विधायक पूर्व सीएम विजय रूपाणी के घर जाकर उनसे मिलने पहुंचे। बीजेपी विधायक ईश्वर पटेल, ईश्वर परमार, बच्चू खाबड़, भाषण अहीर, योगेश पटेल पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी के आवास पर पहुंचे। माना जा रहा है कि मंत्री न बनाए जाने की वजह से विधायक नाराज हैं, इसीलिए उन्होंने पोस्टर तक फाड़ दिए हैं। अब इस रोष से साफ है कि कैबिनेट विस्तार को लेकर बीजेपी में जबरदस्त कलह छिड़ी है। ऐसे में देखना होगा कि आला कमान कैसे इस विवाद को खत्म करवाते हैं। गुजरात बीजेपी में बगावती सुर तेज हो गए हैं। बीजेपी के अपने ही नेता अब उससे नाराज हैं, जिससे हालात ये हो गए हैं कि शपथ ग्रहण समारोह ही टालना पड़ गया। अब बीजेपी आलाकमान इस मुश्किल का क्या हल निकालेगी, ये तो वो ही जाने। वैसे मुश्किल में तो देश का अन्नदाता भी है और उसने भी सरकार के खिलाफ बगावत की हुई है, लेकिन उसकी सुनवाई नहीं हो रही है। बल्कि अब सुप्रीम कोर्ट ने किसानों को ही आदेश दे डाला है। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या दिया आदेश, देखेंगे इस रिपोर्ट में। राजधानी दिल्ली की सिंघू बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे किसानों के लिए सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल हाईवे 44 को एक तरफ से खोलने के आदेश सुना दिए हैं। कोर्ट के आदेश के बाद अब हरियाणा सरकार ने इस मामले की जिम्मेदारी सोनीपत के डीसी ललित सिवाच और एसपी को दे दी है। कोर्ट के आदेश के बाद प्रशासनिक अधिकारी सिंधु बॉर्डर पहुंचे और किसान नेताओं से बात की और कोर्ट के आदेश का हवाला देकर किसानों से दिल्ली से सोनीपत पानीपत रास्ते का एक और का हिस्सा खोलने का आग्रह किया। किसान भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश को मानने के लिए तैयार हो गए हैं, लेकिन किसानों ने अपनी एक शर्त रख दी है। किसानों का कहना है कि वे एक और की सड़क छोड़ देंगे, लेकिन उन्हें आंदोलन जारी रखने के लिए वैकल्पिक स्थान दिलाया जाए। अब देखने वाली बात यह होगी कि किसानों की मांग का प्रशासन क्या जवाब देता है। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट में नोएडा निवासी मोनिका अग्रवाल ने एक याचिका दायर की थी, जिसमें उन्होंने बॉर्डर का एक हिस्सा खुलवाने की मांग की थी। अपनी याचिका में उन्होंने कहा था कि नोएडा से दिल्ली जाने में अब 20 मिनट की जगह
2 घंटे लगते हैं और ऐसा किसानों के प्रदर्शन की वजह से हो रहा है। इस वजह से आम लोगों को परेशानी हो रही है। इस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस S.K. कौल ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कहा कि आप इस समस्या का समाधान क्यों नहीं कर पा रहे हैं। किसानों को प्रदर्शन करने का अधिकार है, लेकिन सड़कों पर ट्रैफिक को रोका नहीं जा सकता है। बाद में कोर्ट ने एक तरफ की सड़क खोलने का आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद किसानों ने भी अपने तेवरों में नरमी दिखाई है, लेकिन केंद्र सरकार के खिलाफ किसानों के तेवरों में किसी भी तरह की नरमी आती नहीं दिख रही है और ना ही विपक्ष ही केंद्र सरकार को राहत देने को तैयार है। राहुल गांधी ने तो आज केंद्र की सत्ताधारी बीजेपी को हिंदू विरोधी ही बता दिया। तो क्यों बीजेपी को हिंदू विरोधी बोल रहे हैं राहुल गांधी? देखिए ये रिपोर्ट। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी अखिल भारतीय महिला कांग्रेस के स्थापना दिवस समारोह में शामिल हुए, जहां पर उन्होंने केंद्र सरकार के फैसलों के साथ साथ बीजेपी और आरएसएस की नीतियों की भी जमकर धज्जियां उड़ाई। यहां तक कि आरएसएस और बीजेपी पर आरोप लगाते हुए राहुल गांधी ने कहा कि ये लोग हिंदू नहीं हैं, ये हिंदू धर्म का इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी अपने आप को हिंदू पार्टी कहती है, लेकिन पूरे देश में लक्ष्मी और दुर्गा का अपमान करती है। ये हिंदू धर्म का प्रयोग करते हैं, ये धर्म की दलाली करते हैं, मगर ये हिंदू नहीं हैं। मैं बाकी विचारधारा के साथ कोई न कोई समझौता कर सकता हूं, मगर आरएसएस और बीजेपी की विचारधारा के साथ कभी समझौता नहीं कर सकता। राहुल गांधी ने जोर देकर कहा कि सावरकर की विचारधारा और हमारी विचारधारा में क्या फर्क है, इसे हमें समझना होगा। हमें इनके खिलाफ प्रेम से लड़ना है, हम आपस में नहीं लड़ सकते। राहुल गांधी ने कहा कि पिछले 100-200 सालों में अगर किसी एक व्यक्ति ने हिंदू धर्म को सबसे अच्छे तरीके से समझा है और अपने व्यवहार में लाया है तो वो महात्मा गांधी हैं। इसे हम भी मानते हैं और आरएसएस और बीजेपी के लोग भी मानते हैं। महात्मा गांधी ने अहिंसा को सबसे अच्छे तरीके से जिया। हिंदू धर्म की बुनियाद अहिंसा है। इसके बावजूद आरएसएस की विचारधारा के चलते महात्मा गांधी की जान ले ली गई। इस बारे में आपको सोचना होगा। इसके अलावा राहुल गांधी ने किसानों का जिक्र करते हुए कहा कि सरकार के फैसले से किसान डरा हुआ है। नोटबंदी और जीएसटी का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार ने लक्ष्मी की शक्ति और दुर्गा की शक्ति को कमजोर करने की कोशिश की है। राहुल ने बीजेपी को हिंदू विरोधी कहते हुए यूपी चुनावों पर भी निशाना साध दिया। बीजेपी यूपी में हिंदुओं के वोट हासिल करने की कोशिश कर रही है। ऐसे में राहुल के बयान से बीजेपी की मुश्किलें बढ़ना तय है, लेकिन विपक्ष को चिंता यूपी में शुरू हुई अब्बाजान की राजनीति से है। ओवैसी की एंट्री कई दलों का खेल बिगाड़ सकती है। किसान नेता राकेश टिकैत ने तो ओवैसी को बीजेपी की बी टीम बता दिया। दूसरी ओर AIMIM ने भी टिकैत को जवाब देते हुए कहा कि 2017 और 2019 में टिकैत कहां थे, तब वो बीजेपी के लिए वोट मांग रहे थे और आज हमें बीजेपी की बी टीम बता रहे हैं। किसान आंदोलन के बीच किसान नेता राकेश टिकैत बागपत के टटीरी गांव किसानों से मिलने पहुंचे थे। इस दौरान टिकैत ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने बिजली दरों और MSP को लेकर सरकार पर बोलते हुए कहा कि देश में सबसे महंगी बिजली यूपी में मिल रही है। किसानों को उनकी उपज का समर्थन मूल्य नहीं मिल रहा। गन्ने का न्यूनतम समर्थन मूल्य कम से कम 650 रुपए प्रति क्विंटल होना चाहिए। यूपी चुनावों में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIMIM की एंट्री पर भी टिकैत ने तंज कसा और कहा कि AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी बीजेपी के चाचा जान हैं। वो बीजेपी को जिताकर ही मानेंगे। अब बीजेपी को कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब बीजेपी के चाचा जान की एंट्री हो गई है। यूपी की राजनीति में आजकल अब्बा जान शब्द चर्चा में है। उसी तर्ज पर किसान नेता राकेश टिकैत ने तंज कसते हुए AIMIM प्रमुख को बीजेपी का चचा जान कह दिया। टिकैत ने कहा कि ओवैसी और बीजेपी एक ही टीम के हैं। अगर ओवैसी उनके लिए गलत भाषा का इस्तेमाल भी करेंगे तो भी उन पर केस दर्ज नहीं होगा। चुनाव आते ही धर्म की सियासत होने लगती है। अपने वोट बैंक को बनाने के लिए धार्मिक रंग दे दिया जाता है। बीजेपी जातिवाद की राजनीति करने लगती है। ये सच्चाई है जिसे यूपी की जनता समझती है। बीजेपी किस तरह की राजनीति करती है उसे भी लोग समझते हैं और समय आने पर जनता सबक जरूर सिखाएगी। यूपी विधानसभा चुनावों में बीजेपी ध्रुवीकरण की कोशिश में है, लेकिन अभी तक उसे कामयाबी मिलती नहीं दिख रही है। किसान आंदोलन के चलते बीजेपी को बड़ा नुकसान होता दिख रहा है और ये तमिलनाडु में तो दिखाई भी देने लगा है, जहां बीजेपी के सहयोगी उसका साथ छोड़ने लगे हैं। तमिलनाडु के 9 जिलों में स्थानीय निकाय चुनाव होने वाले हैं। ये चुनाव 2 चरणों में 6 और 9 अक्टूबर को होगा और इसका परिणाम 12 अक्टूबर को घोषित किया जाएगा। लेकिन इस घोषणा के साथ ही बीजेपी की मुश्किलें बढ़ने लगी हैं, क्योंकि तमिलनाडु में एनडीए अब बिखरने लगा है। विधानसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन का हिस्सा रही पटली मक्कल कांची ने ग्रामीण निकाय चुनावों में अकेले उतरने का फैसला लिया है। इस फैसले को लेकर पीएम के अध्यक्ष जी के मणि का कहना है कि अकेले चुनाव लड़ने का निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया।
पीएमके के इस ऐलान के बाद ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि तमिलनाडु एनडीए में बिखराव और तेज होगा और कई अन्य दल भी एनडीए से अलग हो सकते हैं। दरअसल दावा किया जा रहा है कि तमिलनाडु के लोगों में केंद्र सरकार की नीतियों को लेकर गुस्सा है। ग्रामीण क्षेत्र में बीजेपी की केंद्र सरकार के खिलाफ ये गुस्सा ज्यादा है और ये बात एनडीए के सभी घटकों को परेशान कर रही है। एआईएडीएमके के अंदर तो विधानसभा चुनावों में मिली हार के बाद से ही बीजेपी से अलग राह चलने की बात होने लगी है। पार्टी के कई नेताओं ने तमिलनाडु विधानसभा चुनावों में मिली हार के पीछे सीधे बीजेपी के साथ हुए गठबंधन को जिम्मेदार माना है। लेकिन पूर्व सीएम पलानीस्वामी और पन्नीर सेल्वम अभी बीजेपी गठबंधन से अलग नहीं होना चाहते। लेकिन पीएमके के एनडीए से अलग होने के बाद अब एआईएडीएमके पर भी दबाव पड़ने लगा है कि वो बीजेपी का साथ छोड़ दे। बीजेपी की मुश्किलें उसके सहयोगियों ने ही नहीं बढ़ाई, सुप्रीम कोर्ट भी केंद्र की बीजेपी सरकार की मुश्किलें बढ़ाता दिख रहा है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के बार-बार निर्देश देने के बाद भी केंद्र सरकार उन्हें अनदेखा कर रही है। ऐसे में आज सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र पर तल्ख टिप्पणी की है। तो किस मुद्दे पर सरकार से नाराज है सुप्रीम कोर्ट, देखिए ये रिपोर्ट। देश में ट्रिब्यूनल नियुक्ति पर एक बार फिर कोर्ट ने सख्ती दिखाते हुए केंद्र सरकार पर सख्त टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट ने 2 हफ्तों में सभी नियुक्तियों से जुड़ी जानकारी पेश करने के लिए भी कहा। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को चेतावनी भी दी कि अगर 2 हफ्ते में ये जानकारी नहीं पेश की गई तो केंद्र पर अवमानना का केस चलाया जाएगा। मामले की सुनवाई करते हुए सीजेआई ने केंद्र से कहा कि नियुक्ति पत्रों के साथ वापस आइए और अगर किसी को नियुक्ति नहीं मिली तो उसकी वजह भी कोर्ट को बताइए। बुधवार को मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र पर आरोप लगाया कि चयन समिति ने वास्तव में अनुशासित लोगों के बजाय प्रतीक्षा सूची से लोगों को विभिन्न न्यायाधिकरणों में नियुक्त किया है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से सवाल करते हुए कहा कि जब कमेटी की तरफ से नामों को सुझाया गया है तो इन पदों पर अब तक नियुक्ति क्यों नहीं हो पाई। मुख्य न्यायाधीश एनवी रमन ने कहा कि अगर पहले ही चुने हुए लोगों की सूची तैयार कर ली गई तो वेट लिस्ट से कैंडिडेट क्यों चुना गया है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिब्यूनल रिफॉर्म एक्ट की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सरकार को नोटिस भी जारी किया है। सख्ती दिखाने के बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर केंद्र सरकार को अलग अलग ट्रिब्यूनल में नियुक्तियां करने के लिए 2 और सप्ताह का समय दे दिया। इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने कई आदेशों के बावजूद देश भर के ट्रिब्यूनल में रिक्त पदों को भरने में विफल रहने पर केंद्र पर तल्ख टिप्पणी की थी। और बुलेटिन के आखिर में बात मोदी कैबिनेट के बड़े फैसले की। आज केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक थी। सभी की निगाहें इस ओर थी कि सरकार उनके लिए राहत का क्या फैसला करती है। सरकार ने लोगों को तो राहत नहीं दी लेकिन टेलीकॉम सेक्टर के दिग्गजों को जरूर बड़ी राहत दी है। यानी आम लोगों को भले ही कुछ नहीं मिला हो लेकिन उद्योगपतियों को जरूर राहत मिल रही है। तो क्या है सरकार का फैसला, देखिए ये रिपोर्ट। मोदी कैबिनेट ने एक बार फिर उद्योग जगत को बड़ी राहत दी है। पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में टेलीकॉम सेक्टर को लेकर बड़ा फैसला हुआ है। टेलीकॉम सेक्टर अब पूरी तरह से विदेशी कंपनियों के लिए खोल दिया गया है। इस सेक्टर में अब 100% एफडीआई को मंजूरी दे दी गई है। यानी अब विदेशी कंपनियां बिना किसी रुकावट के भारतीय टेलीकॉम सेक्टर में निवेश कर सकती हैं। इसके साथ ही समायोजित सकल राजस्व यानी एजीआर की परिभाषा को बदलते हुए इससे गैर टेलीकॉम रेवेन्यू को बाहर किया जाएगा। एजीआर में ब्याज दर को कम करके 2% सालाना किया गया है। इसके अलावा इस पर लगने वाली पेनल्टी को भी खत्म कर दिया गया है। टेलीकॉम सेक्टर को सभी बकाया के लिए 4 साल का मोरेटोरियम दिया जाएगा। यानी वे अपना बकाया 4 साल के लिए टाल सकते हैं। स्पेक्ट्रम की नीलामी भी अब 20 साल की जगह 30 साल के लिए की जाएगी। इससे टेलीकॉम कंपनियों को बड़ी राहत मिलेगी। देश की 2 बड़ी टेलीकॉम कंपनियां एयरटेल और वोडाफोन आइडिया पर एजीआर की बड़ी रकम बकाया थी। सरकार के इस फैसले से इन कंपनियों की देनदारियां कम हो सकती हैं। इसका असर आज शेयर बाजार में इन कंपनियों के शेयरों पर भी दिखा। एयरटेल का शेयर 5% तो वोडाफोन आइडिया का शेयर करीब 3% उछल गया। इसके अलावा नई सिम खरीदने वालों को भी सरकार ने राहत दी है। केवाईसी अब पूरी तरह ऑनलाइन होगी। सिम लेने या पोस्टपेड से प्रीपेड कराने जैसे सभी कामों के लिए अब कोई फॉर्म नहीं भरना होगा। इसके लिए डिजिटल केवाईसी मान्य होगी। सिम लेते वक्त दिए गए डॉक्यूमेंट्स जो वेयर हाउस में हैं, उन्हें भी डिजिटलाइज्ड किया जाएगा। इसके अलावा सरकार ने ऑटो और ड्रोन सेक्टर के लिए 26,058 करोड़ रुपए की पीएलआई स्कीम को मंजूरी दे दी है। इस योजना में कलपुर्जों में ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन असेंबली, इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग सिस्टम, एडॉप्टिक फ्रंट लाइटिंग, ऑटोमेटिक ब्रेकिंग, टायर दबाव निगरानी प्रणाली को शामिल किया जाएगा। पीएलआई स्कीम का फायदा सिर्फ उन्हीं कंपनियों को मिलेगा जो रेवेन्यू और निवेश की शर्तों का पालन करेंगी। 4 व्हीलर कंपनियों को अगले 5 साल से कम 2,000 करोड़ रुपए का निवेश करना होगा। वहीं 2 और 3 व्हीलर के लिए 2,000 करोड़ रुपए का निवेश करना होगा। तो आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।